आज हम हिंदी अनिवार्य में आरू पुस्तक के गद्य भाग में लेखक कृष्णनाथ के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि वे स्पीति के आसपास जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वे उनकी ऊंचाइयां मापने के चक्कर में नहीं है और न ही उनसे उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा लगानी है। एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों की होड़ लगाना मृत्यु, हाँ, कभी कभी इनका मान मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उसके आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किल्लोल कर यह भी हर्षित हो। अभी तो इन स्पीति का अंतर्नाद जमा हुआ है, वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक देश के युवाओं को आमंत्रित करना चाहता है। यद्यपि वे यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयाँ मापने के चक्कर में नहीं है और न ही उन्हें इनसे कोई स्पर्धा लगानी है, लेकिन इन पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से वे नव युवकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे यहाँ पर आएं और यहाँ के सौंदर्य को देखें और यहाँ पर जो बर्फ जमी हुई है उन युवाओं की गर्मी से कुछ तो यहाँ पर बर्फ पिघले। यही संदेश वे देश के युवाओं को देना चाहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि लाहुल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। कहीं मैंने षट ऋतुओं का बखान किया है। लेखक कहते हैं कि लाहुल और स्पीति में केवल दो ऋतुएं देखने को मिलती है। कहीं पर उन्होंने 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन किया है, वह अभ्यास दोष के कारण ही है, लेकिन यहाँ पर इन सब ऋतुओं का ये सब ऋतुएं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ जून से सितंबर तक एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। यहाँ पर दिसंबर से जून तक बहुत कम समय के लिए बसंत ऋतु देखने को मिलती है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बाकी पूरे साल केवल यहाँ पर शीत ऋतु ही दिखाई देती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है, कभी रह कर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है और न गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया कि स्पीति में जो शीत ऋतु है वह लगभग 8 महीने रहती है और यहाँ पर लाहुल से भी
ज़्यादा ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में नदी नाले सब जम जाते हैं और शरीर को छीलने वाली अत्यंत ठंडी हवाएं चलती है। शीत ऋतु में स्फीति में आवागमन आने जाने के साधन भी बंद हो जाते हैं। स्फीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बाहर नहीं आती है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि स्पीति मध्य हिमालय में स्थित है। यहाँ तक मानसून की पहुंच नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ पर निचले हिमालय और मैदानी भागों की भांति या भागों के समान वर्षा के मनोहारी या बारिश के सुंदर दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। यहाँ पर वर्षा के सुंदर दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि कालिदास यदि यहाँ रहकर ऋतु संहार ग्रंथ की रचना करते तो उन्हें उसमें से वर्षा को छोड़ देना पड़ता। कालिदास की रचना में वर्षा का क्या वर्णन है, वह इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मत वाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, कामी जनों का प्रिय प्रावस राजाओं का सा ठाठ बात बनाकर आ पहुंचा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्षा ऋतु का बड़ा वर्णन किया है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास ने जिस वर्षा की सुंदरता का वर्णन किया है, वह वर्षा स्पीति में नहीं पहुँच पाती है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। कालिदास ने जिस वर्षा की सुंदरता का वर्णन किया है, वह हिमालय की मध्य की घाटियों में वर्षा की शोभा नहीं है। हिमालय की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्फीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। लेखक बताना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता है कि वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है, वह कभी लाहुल और स्पीति के रहने वाले पुरुष और स्त्री इस वर्षा ऋतु के सौंदर्य को जान भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वे वर्षा के बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के वासियों ने कभी भी वर्षा के सुखद अनुभव को महसूस नहीं किया है। उनकी संवेदना ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। इसीलिए स्पीतिवासी इस तथ्य को समझ नहीं सकते हैं। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं। वे ये भी नहीं जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बारिश के कारण नदियों के बहने का और बादलों के बरसने का मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं। मस्त हाथियों के चिंगाड़ने का जंगल हरे भरे हो जाते हैं। जंगल की हरियाली का और अपने प्यारों से बिछुड़ती हुई स्त्रियां रोती कलपती है, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। प्रियतम के वियोग में त्रस्त विरहणियों का और मोर के नृत्य का और बंदरों के चुपचाप गुफाओं में जाकर छिपने का, इस बारे में स्पीति के रहने वाले लोग नहीं जान पाते हैं।
अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जो खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सुखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्फीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। लेखक बताते हैं कि यदि कालिदास कहे कि वर्षा ऋतु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें, तो स्फीति के नर नारी यही प्रश्न करेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्फीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। लेखक बताते हैं कि स्फीति में कभी कभार बारिश होती है, वर्षा होती है, लेकिन वर्षा होने की जो पूरी वर्षा होने की जो स्थिति है, मन की जो इच्छा है, वह पूरी नहीं होती है। वर्षा होने के बाद भी यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और वंध्या यानी पेड़ पौधों से रहित होती है। यहाँ पर हरियाली नहीं होती है। स्फीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म की, जौ और गेहूं, मटर और सरसों। इनमें जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। सिंचाई का साधन क्या है? पहाड़ों से आने वाले नालों से मिलने वाला पानी है। उन पर बनाए गए कूल हैं, उन पर बनाए गए नहर है। ये नालियाँ पहाड़ी के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्फीति का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता है। स्फीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई नहीं जा सकती। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्फीति में जल उलीचा जाए यानी जल निकाला जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए यानी पानी का कोई और साधन पहुंचाया जाए। स्फीति में कोई फल नहीं होता। स्फीति में वृक्ष नहीं है यानी फल और फूल वाले वृक्ष नहीं हैं। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। केवल मटर और सरसों होती है, इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। इसका कारण लेखक ने बताया है कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है और वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण और ठंड ज़्यादा और वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इसलिए स्फीति विशेषकर नंगी और वीरान है, बिना पेड़ पौधों की है और सुनसान है। यहाँ वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर वर्षा का होना यहाँ के लोगों के लिए एक सुखद संयोग होता है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। लेखक बताते हैं कि वे काजा के डाक बंगले में रुके थे। रात में होने वाली बारिश ऐसी लग रही थी जैसे शरीर को छिल रही हो, यानी अत्यंत ठंडी हवा होने के कारण वह शरीर को छीलने जैसी लग रही थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया यानी मैंने खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया
उसकी आड़ से देखने लगा और वह दरवाजे के आड़ से देखने लगे। देखा कि बारिश हो रही। उन्होंने दरवाजे की आड़ से देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। लेखक कहते हैं कि वहां पर होने वाली बारिश को वे देख नहीं पा रहे थे, केवल उसकी आवाज सुन रहे थे। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। उस समय रात होने के कारण बिल्कुल अंधेरा था और ठंडी हवा का तेज झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। यानी अत्यंत ठंडी हवा और ओस की बूंदें जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। लेखक बताते हैं कि रात में होने वाली बारिश ऐसी लग रही थी जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रहा हो। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। यानी हवा ऐसी चल रही थी जैसे महाशंख बज रहा हो। दुंगछेन यानी शंख। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। बहुत तेज आवाज पूरी घाटी में सुनाई दे रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। लेखक बताते हैं कि रात के समय लेखक अपने कमरे में से वर्षा की आवाज़ सुन रहा था। वर्षा होते उन्होंने देखा नहीं, पर वर्षा की बूंदों की आवाज़ और तेज चलने वाली हवा उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही लेखक ने यह भी बताया कि स्पीति में कम वर्षा होती है। स्पीति मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण यह पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, इसलिए यहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाता है। इसलिए यहाँ जब कभी भी थोड़ी सी वर्षा होती है तो उसे शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, एक सुखद संयोग कहा जाता है। अब आगे इसके प्रश्न देखिए। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? लेखक माने श्रेणी का नाम बोधा के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।